आज भी खुद जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि इस देश की जनता उन्हें सुनना पसंद नहीं करती है। और आज तक हम पुलवामा जिनने हमला किया उन आतंकवादियों का कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं। बोलते हम वैसे ही रहे, चाहे लाल किले पे कितनी भी हम 56 इनकी छाती की बात करते रहे, लेकिन सच ये है जिन्होंने पुलवामा हमला किया और जिन्हें जिम्मेदारी ली वो आज पाकिस्तान में बिरयानी मजे से खा रहे हैं और हम यहाँ फिल्म देख के ढोल बजा रहे हैं। अरे सरकारी डिपार्टमेंट में बैठे लोग परेशान हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं मैं काम नहीं कर पा रहा। आपने मूवी फ्री कर दी गदर। आप तो पिक्चरों का प्रमोशन कर रहे हैं। आप कभी केरला स्टोरी का प्रमोशन करते हैं, आप कभी कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन करते हैं। चाय वाला कहाँ तक सोच पाएगा, उसमें कितनी समझदारी है। हमारे हिंदू संगठन देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और ये सारी परिस्थितियाँ हमारे देश को बहुत पीछे ले जाती हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ये हमें पीछे ले जाते हैं। आप हमें सीमा हैदर दिखा रहे हैं। आज महंगाई के कारण जिस प्रकार के हालात हैं उन हालातों का लाभ उठाया जा रहा है और हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है पैसे देके। राहुल प्रियंका गांधी सेना के प्रवक्ता हमारे साथ नितिन सेंगर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे जो कल जो है पीएम मोदी का जो भाषण हुआ है और उन्होंने एक निशानदेही की है कि फिर से 2024 में वो आ रहे हैं और जो हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है तीसरे पायदान पे जाएगी अगले 5 सालों में। देखिए ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें इस तरह से पहले मतलब कोई भी नहीं कह सकता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यहाँ HP देवगौड़ा अकेले अपने एक मत के आधार पर प्रधानमंत्री बने थे। तो ये एक लोकतांत्रिक देश है। ये मोदी जी का अहंकार है जो आज अभी से ही 8 महीने पहले से ही कह रहा है कि अगली साल भी जो चुनाव होगा 2024 में मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, जबकि आज देश में बड़े पैमाने में विरोध है। आप देखिए किस तरह से नरेंद्र मोदी जी अपनी मन की बात करते हैं ना, तो सरकारी डिपार्टमेंट के ऊपर उन्हें प्रेशर बनाना पड़ता है कि सुनवाओ। हॉस्टल में बच्चों पर उन्हें दबाव डालना पड़ता है, नहीं सुनोगे तो आपको हॉस्टल से बाहर कर दिया जाएगा, आपकी सुविधाएं छीन ली जाएंगी। आज भी खुद जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि इस देश की जनता उन्हें सुनना पसंद नहीं करती है और इस तरह का भाषण की वो 2024 में दोबारा आ रहे हैं। ये केवल एक उनका अहंकार है जो सत्ता के कारण आज उनके जो मन में उनके कार्य आपको बताते होंगे कि किस तरह से आज भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे। आपने सुना होगा कि मैं भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा, जब ये 2014 में थे तब भी यही बात बोलते थे। पहले भी उन्होंने कहा था हाँ कि मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। बाबा रामदेव इनके बहुत बड़े सहयोगी थे। 6 महीने में काला धन लाऊंगा। और जब नोटबंदी की तो इन्होंने खुद बताया कि देश में तो काला धन था ही नहीं। यानी कि भारत के नागरिकों को पप्पू बनाते हैं ये, कभी भ्रष्टाचार के नाम पे, कभी परिवारवाद के नाम पे। हम चाहते हैं कि मैं सर्विसमैन हूँ, जैसे मेरी सर्विस के बाद अगर मेरी दुर्घटनावश या किसी कारणवश अगर ड्यूटी पर मृत्यु हो जाती है तो मेरे बेटे को नौकरी मिले। ये परिवारवादी तो है, परिवारवाद से ही देश चलता है। ठीक है, स्वार्थ से नहीं चलता कि आपका बेटा काबिल नहीं है, आप चाहते हो अफसर बन जाए। काबिलियत का होना जरूरी है। मोदी जी ने कहा कि अगले 5 सालों में देश की अर्थव्यवस्था जो है तीसरे रैंक पे चली जाएगी। मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो इस देश की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पे लाने की बात कर रहे थे, पहले नंबर पे लाने की बात कर रहे थे। इस देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि हम माइनस में चले गए। जब नोटबंदी कर रहे थे, देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश की GDP 2% गिर जाएगी, आप नोटबंदी ना करें, ये देश हित में नहीं है। हमारे देश के RBI गवर्नर मिस्टर रघुराजन जी ने भी इस बात को कहा था कि इस समय अगर आपने नोटबंदी कर दी तो देश औंधे मुँह गिर जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं, ये पूरा देश जानता है। बात कर रहे हैं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री उनकी। भाई उनकी डिग्री पता नहीं किस लोक से बनी हुई डिग्री हैं। जब इस देश में वे कॉलेज नहीं थे, वे यूनिवर्सिटियां नहीं थी, वो शिक्षा नहीं इस देश में थी जो उन पर डिग्रियां हैं। क्या देश के सेवक होने के लिए डिग्री की जरूरत है या देश मतलब सेवा भाव होना चाहिए उनके अंदर, क्षमता होनी चाहिए? हमारा संविधान एक समझदार व्यक्ति को देश का नेतृत्व करने की इजाज़त देता है। डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो अभी आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन समझदार होना अनिवार्य है और उसका चयन देश की जनता करती है। ये नहीं कि आपने बहुमत आया तो किसी एक चाय वाले को PM बना दिया, ऐसा थोड़ी है। चाय वाला कहाँ तक सोच पाएगा, उसमें कितनी समझदारी है, इस चीज़ की भी जानकारी होना जरूरी है। समझ में आया? तो मुद्दों के तर्क के आधार पर आप किस तरह से हमला करते हैं, कभी परिवारवाद के नाम पर, कभी देश के विभाजन के नाम पर। विभाजन किसने किया? अगर हमारे देश में महात्मा गांधी जी देश का विभाजन करते, अगर वो हिंदू मुसलमान कर रहे होते तो देश में मुसलमान क्यों रुकते? आज हमारे देश में 15 अगस्त को झंडा जब से नरेंद्र मोदी जी ने फहराया है, आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश में तमाम तरह से विभाजन पर बात कर रहे हैं। देश में
कौन दूसरा व्यक्ति ऐसा था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अलावा प्रधानमंत्री बनता? उनने काम किए थे, उनने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था। कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति का नाम बताओ जिसे हम प्रधानमंत्री बना सकते थे। और जिन्ना कौन लाया? जिन्ना कौन लाया? विभाजन कैसे हुआ? आज अगर देश का नौजवान अपने आप में शांति से बैठ के चिंतन करे तो अभी पता पड़ जाएगा कि कौन है विभाजन करता और आज देश में विभाजन की परिस्थितियां कैसे खड़ी हो रही हैं। कौन लाता है? जनता को बताइए, कौन लाया जिन्ना को? जिन्ना को कौन लाया? जिन्ना के साथ कौन लोग खड़े थे? कौन लोग खड़े थे मुस्लिम लीग के साथ? बताइए, आप बताइए। आप नहीं जानते? पत्रकार हैं या आप देश बताइए ना नहीं जनता जानता? को, आप बताइए ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आरएसएस, यही लोग तो खड़े हुए थे। लेकिन आरएसएस तो हमेशा विरोध करती है मुसलमानों का। अब वो करते हैं ना आज़ाद भारत में राजनीति, वोट बैंक की राजनीति। शादी भी तो करते हैं। बताइए, अब एबीपी के अध्यक्ष अशोक सिंघल जी की भतीजी की शादी मुसलमान के साथ, अडवाणी जी की भतीजी की शादी मुसलमान के साथ, स्वामी वो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, आप देख रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा लड़ते, जानते हो ना स्वामी जी? बिल्कुल जानते हैं। उनकी बेटी सुहासिनी, वो भी हैदर, हाँ, वो भी मुसलमान के साथ। कौन? बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की बहन की शादी जो है खुद मुसलमानों के साथ। फिर आप बताइए, और हमें और आपको मुसलमान के नाम पे लड़ा रहे हैं। हमारे देश को आज किन परिस्थितियों में ला दिया? पर जनता को नहीं लड़ना चाहिए ना। अब जनता को नहीं लड़ना चाहिए। जनता कहाँ लड़ना चाह रही है? जनता आप देखिए, आप अभी हरियाणा में जो मानू मानेश्वर है, गौरक्षक है, और आपका ये क्या क्लीन चिट दे दिया राजस्थान सरकार ने। वही तो बता रहे हैं, मतलब राजस्थान पुलिस ने। वही तो बता रहे हैं। दुर्भाग्य है ना ये मोदी जी हैं जो लाल किले से कुछ और भाषण देते हैं और कुछ और होता है, बड़ी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। क्या हमारे जो वो जाट समुदाय के लोग हैं, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, जो हरियाणा के लोग हैं, जिस चीज़ को कह रहे हैं उस चीज़ को कोई नहीं सुनना। ऐसे ही हमारे दिल्ली में जब यूनिवर्सिटी में बच्चों के ऊपर लाठी बजाई गई, आपने प्रशासन के द्वारा पढ़ते हुए बच्चों की ऊपर लाठीचार्ज किया, उसके सिर फोड़े आपने, आपकी सरकार में रहते हुए। फरीदाबाद से बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, आप इस चीज़ को आप बताकर आप इस घटना से सरकार को, मतलब जो हस्तक्षेप है, जो सरकार की नाकामी है, उससे सरकार बच नहीं सकती। क्या समझते हैं जो अभी नू मेवात में जो दंगे हुए उसके किसका बिट्टू बजरंगी ने वीडियो बनाकर, बिट्टू और मोनू मानेश्वर ने वीडियो बनाकर किस प्रकार से उग्र भाषण दिए, जनता के को बहकाया, और जिसके कारण हरियाणा में इतनी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, आप कहते हैं उसे भूल जाएं? उनने गिरफ्तारियां कर ली हैं। गिरफ्तारियां तब क्यों नहीं हुई जब ये लोग भड़का रहे थे? नेहा सिंह राठौर के घर आप पहुंच जाते हैं, पत्रकारों को आप तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। कोई एक इस देश का सज्जन पुरुष अगर आपके खिलाफ सच लिख दे तो आप उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। और जो जनता में कत्ल कर रहे हैं, जो जनता को भड़काकर हिंसा फैला रहे हैं, आप उनके खिलाफ आप नू मेवात में जो हरियाणा में दंगे हुए हैं उसका जिम्मेदार आप सरकार को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। ऐसे ही आप मणिपुर में ले लीजिए, पुलिस वाले साथ होते हुए महिला को छोड़ देते हैं कि जाओ, और उस महिला के और उस बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसका पति देख रहा है, उसका बेटा देख रहा है। गृह मंत्री जी बाद में जाते हैं, देश को क्यों नहीं बताते? आप हमें सीमा हैदर दिखा रहे हैं, आप हमें टीवी पर बैठ के तमाम न्यूज़ एंकर टीवी के आज हमें दिखा रहे हैं कि अंजू पाकिस्तान में बिरयानी खा रही है। उस समय क्यों नहीं दिखाया कि हमारे मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है? आप मनमोहन सिंह जी के बाथरूम में जाके आप देखते हैं कि मनमोहन सिंह जी बाथरूम में रेनकोट पहन के नहा रहे हैं। आपको ये नहीं पता पड़ा मणिपुर में क्या हो रहा है, और बाद में यही आज तक पे दिखाते हैं कि नौजवान मणिपुर में हथियार लेके खड़ा है। 80 दिन तक सरकार ने, इस भारत सरकार ने और देश के गृह मंत्री ने छुपाया, क्योंकि दौरे पर गृह मंत्री जी गए थे। लेकिन मोदी जी तो इस पे बोले हैं ना, वो 36 सेकंड उन्होंने पहले कहा था, कल लाल किले से भी उन्होंने कहा है, जो पीड़ा दिखाया उन्हें। बोलने से क्या, कितने लोगों ने वहाँ जान गंवा दी, कितने लोगों ने घर खो दिया। आप कार्रवाई कब करेंगे? विपक्ष निरंतर आवाज उठा रहा है। राहुल गांधी जी वहाँ जा सकते थे, प्रधानमंत्री जी मोदी जी सेना नहीं बच सकते थे। लेकिन राहुल गांधी पे तो आरोप लगता है कि वो राजनीति करने जा रहे थे वहाँ दंगे को भड़काने के लिए मणिपुर। अगर कोई नेता अपने देश में अगर चल रहे इस प्रकार की हिंसा के लिए अगर वहाँ जनता के बीच में अपनी बात रखने जाए तो वो राजनीति हो गई। और जिनकी जिम्मेदारी है इस हिंसा पर कंट्रोल करने की, वो चुपचाप बैठे हैं, बोल नहीं। लाल किले पे आकर फिर हमें परिवारवाद और भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाएंगे आप। बड़ा दुख होता है नरेंद्र मोदी जी के भाषणों को सुन के। आप देखिए लाल किले पे ऐसे किस तरह के भाषण किए जाते हैं। लाल किले से भाषण देश के लिए होता है, दुनिया सुनती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने निजी स्वार्थ में भाषण बोला, राजनीति की, विपक्ष को टारगेट किया। आपने देश को बताया
कि आपको हम क्या देने वाले हैं, हमारी सरकार क्या करने वाली है, कैसे हमारी देश की अर्थव्यवस्था इतनी होगी जो आप बता रहे हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका भाषण होता था और इनका भाषण में आप क्या फर्क देखा आपने? जमीन आसमान का फर्क है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण देश को समर्पित होता था, हमारे देश के नागरिकों को समर्पित होता था, जो लाल किले से दिया जाता था। आज तक इतिहास में भारत में जिस प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण दिया है वो भारत के नागरिकों और देश के हितों की बातों को करके दिया है। ये इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो अपनी टीआरपी के लिए और अपनी पार्टी के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए भाषण करते हैं, विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं। बताइए आप 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता के दिन शामिल होना चाहिए नहीं कि नहीं होना चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष को? नहीं शामिल होना चाहिए, नहीं शामिल होना चाहिए। आज परिस्थितियां नहीं है। आप जवाबदेही से भाग रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसी चीज़ के प्रति जवाबदेही नहीं है। आप मणिपुर पर चुप हैं, आप हरियाणा पर चुप हैं और ये होता ही चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है कुछ। निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे हिंदू संगठन देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और ये सारी परिस्थितियां हमारे देश को बहुत पीछे ले जाती हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ये हमें पीछे ले जाते हैं। तो क्या लगता है 2024 में क्या होगा एनडीए बनाम इंडिया का? देखिए, आने वाले 2024 में इंडिया जीतने वाला है, महागठबंधन जीतने वाला है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जाने वाली है। इंडिया की जीत तो हमेशा होगी, लेकिन जो विपक्ष का जो है महागठबंधन बना है पॉलिटिकल इंडिया, वो जीतेगा। वो इंडिया ही है भाई, उसमें देश के वे सब नेता आज एकजुट हो रहे हैं इस तानाशाह हुकूमत से लड़ने के लिए, जो हमारे भारत को बचाना चाहते हैं, जो भारत के संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। आप कानून में बदलाव कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया ये कानून अंग्रेजों की देन नहीं है। ये सीआरपीसी, आरपीसी जो भी है ना, आईपीसी अंबेडकर साहब ने बनाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है राष्ट्रहित की पार्टी। कांग्रेस राष्ट्रहित की पार्टी नहीं है। नहीं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ ना, तो फिर लेकिन वो तो लोग तो कह रहे हैं ना, भाजपा वाले कह रहे कहते हैं, भाजपा वाले के सारे कहते हैं। कौन सी पार्टी ऐसी है जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी, देश हित की पार्टी नहीं कहती, राष्ट्रवादी पार्टी नहीं कहती? मैं पूछना चाहता हूँ। देश सुरक्षित हाथों में कहा जा रहा है मोदी जी के। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। देश सुरक्षित हाथों में होता तो सीडीएस बिपिन रावत जी के साथ दुर्घटना ना होती, जज लोया जी के साथ दुर्घटना ना होती, पुलवामा जैसी घटना ना होती, जो कि सरकार की नाकामी से हुआ है। सरकार यहाँ फेल हुई है, तब हमने अपने इन महत्वपूर्ण लोगों को खोया है। ये सरकार की नाकामी, कोई इंस्टेंस नहीं कि किसी ने आया और कर दिया। और आज तक हम पुलवामा जिनने हमला किया उन आतंकवादियों का कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं। बोलते हम वैसे ही रहे, चाहे लाल किले पे कितनी भी हम 56 इनकी छाती की बात करते रहे, लेकिन सच ये है जिन्होंने पुलवामा हमला किया और जिनने जिम्मेदारी ली वो आज पाकिस्तान में बिरयानी मजे से खा रहे हैं और हम यहाँ फिल्म देख के ढोल बजा रहे हैं। तो क्या लगता है 2024 में पर मोदी जी का सफाया, मतलब भाजपा का सफाया होने वाला? पक्का निश्चित तौर से। देश आज बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। नौजवान पे आज रोजगार नहीं है। आज महंगाई के कारण जिस प्रकार के हालात हैं उन हालातों का लाभ उठाया जा रहा है और हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है पैसे दे के। भाई पैसे देकर क्या? बिल्कुल, आज लोगों के घर में आटा नहीं है, तेल नहीं है, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण। अब उन्हें अपने घर को चलाना है। अब नोट दो उन्हें, कहीं कनाट प्लेस पे लगा दो, कहीं जहाँ पे भी कहीं कहा जा रहा है। क्या क्या कांग्रेस के राज्य में ये क्या महंगाई नहीं बढ़ी है? क्या महंगाई तो समय समय से बढ़ते आया है ना। तो सरकार साथ खड़ी होती थी ना जनता के। हमारे देश में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में पेट्रोल महंगा हुआ, मनमोहन सिंह जी ने सब्सिडी दी। समझ में आया? देश की जनता के साथ खड़े हुए, हमारे देश की सरकार खड़ी हुई। हमारे साथ मोदी जी कहाँ खड़े हैं? आप बता दीजिए। नोटबंदी की तो कौन सा अमीर मरा? सारे हम और आप लोग मारे गए हैं। आज 2000 का नोट बंद कर दिया। उस समय भी कहा था ना बड़े नोट से भ्रष्टाचार होगा। है, आप उद्योगपतियों के कर्जे माफ करते हो, किसानों से ट्रैक्टर पे टैक्स लगाते हो, आटे पे टैक्स लगाते हो, नमक पे टैक्स लगाते हो आप। चलिए, तो ये समझने की चीज़ है कि किस तरह से आपने मूवी फ्री कर दी गदर। आप तो पिक्चरों का प्रमोशन कर रहे हैं। आप कभी केरला स्टोरी का प्रमोशन करते हैं, आप कभी कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन करते हैं। इन्हें टैक्स फ्री कर देते हैं, आटे पे टैक्स लगा दिया, नमक पे टैक्स लगा दिया, तेल पे टैक्स लगा दिया। जो चीज़ हमारी जीविका के लिए ज़रूरी है, जिन पे कांग्रेस पार्टी ने कभी टैक्स नहीं लगाया, उन चीज़ों पे टैक्स लगा के आप गरीब, महंगाई बढ़ा के गरीब की थाली से रोटी छीन रहे हैं। इसलिए आज जनता आज सरकार के खिलाफ है। ये स्पष्ट तरीके से आज पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस बात को जानती है कि देश में आज हमारी खिलाफत है। आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारने वाली है। अरे सरकारी डिपार्टमेंट में बैठे लोग परेशान हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं मैं काम नहीं कर पा रहा। अब बताओ, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम नहीं कर पा रहा तो एक आम आदमी की क्या हैसियत है? रवीश कुमार जी एनडीटीवी से यूट्यूब पे आ गए। ये वास्तविकता है, ये किसी के नहीं है।
अगर आज हम और आप नहीं लड़े तो आने वाले दिनों में हम और आप लड़ने योग्य भी नहीं रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी प्रियंका सेना के प्रवक्ता नितिन सेंगर जी जो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, इन्होंने सारी बातों पे अपनी बातें रखी, बेबाकी से रखी। इन सभी बातों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।